अब पॉलिटिक्स रिफॉर्म की पहल, नए राह की ओर बीजेपी रही चल, परिवारवाद पर पीएम मोदी का प्रहार, एमपी में भी बहस जोरदार। देश में नई राजनीति की बातें बहुत होती है, लेकिन पहल करने की जब बात आती है तो बीजेपी के अलावा दूसरा कोई दल दिखता नहीं। जातीय राजनीति को विकास परक राजनीति में बदलने के बाद अब बीजेपी वंशवाद की बेच छांटने की ओर बढ़ चुकी है। इसका ताजा उदाहरण बीजेपी संसदीय दल की मीटिंग में पीएम मोदी का बयान है। उन्होंने सांसदों से कहा कि अगर विधानसभा चुनाव में आपके बच्चों के टिकट कटे हैं तो उसकी वजह मैं हूं। कई सांसदों के बच्चों को मेरे कहने पर टिकट नहीं दिया गया। मेरा मानना है कि वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मोदी के इस बयान पर फिर से परिवारवाद पर बहस गर्मा गई है। देश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री जी हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से की है कि उनके घर में इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद कई भाई बहन भतीजे हैं, उन्होंने कभी राजनीतिक जीवन में उनको आने नहीं दिया है। इनसे जाति वैमनस्य भी पैदा होता है और देश की एकता अखंडता भी कमजोर होती है और लोकतंत्र को ये खतरा है। जाति का भला करके परिवारवादी पार्टियां बनती हैं आश्वासन से, लेकिन बाद में स्वयं का भला ही होता है। परिवारवाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है तो कहीं ना कहीं बहुत सोच, जब भी वो बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, तो कहीं ना कहीं बहुत सोच समझ कर बात करते हैं और मैं तो उनकी बात का समर्थन करता हूँ। निश्चित रूप से इसमें शुचिता भी है और हमारा तो ये मानना है और भी लोगों को दायित्व मिलते हैं। एक परिवार से 2-3 लोग हो जाएंगे तो हमारे और भी लोग छूट भी जाते हैं, कार्यकर्ता छूट जाते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि राजनीति में परिवारवाद की राजनीति नहीं होना चाहिए। बीजेपी के वंशवाद में वैसे तो कई क्षेत्रीय दल भी हैं, लेकिन उसका मुख्य निशाना कांग्रेस पार्टी ही है। हालांकि कांग्रेस इस पर क्या सोचती है, ये भी सुन लीजिए। परिवारवाद की राजनीति पूरे मध्य प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी में चरम पर चल रही है। कैलाश जोशी जी के बेटे को 2018 में टिकट दिया, पटवा जी के बेटे को टिकट दिया, कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को टिकट दिया। ये तो गोपाल भार्गव का टिकट काट नहीं पाए, नहीं तो उनके बेटे को भी देते, जैन भैया के बेटे को भी देते, सबके बेटों को देते। पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में घिर गई है और आप देखना कि अगले चुनाव के अंदर जितने नेता हैं इनके बेटे और बेटियों को ही टिकट भारतीय जनता पार्टी देगी और इनका सुपड़ा साफ परिवारवाद पे ही होगा। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक परिवारवाद पर बहस नई नहीं है। मूल बात यह है कि अब इस पर भी पहल हो रही है। पीएम मोदी के कहने के बाद रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को मौका नहीं दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा और बेटे जयंत को टिकट नहीं मिला। अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी को भी मौका नहीं मिला। उनकी जगह युवा नेता तेजस्वी सूर्या को टिकट दिया गया। इसी तरह बीसी खंडूरी के बेटे को भी टिकट नहीं मिला। गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। हुकुम सिंह की बेटी मृगांका को भी इसी आधार पर टिकट नहीं मिला। और भी कई नाम हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला। बावजूद इसके पार्टी में इस बात को लेकर कोई विरोध सामने नहीं आया। ये भी एक बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी की नई राजनीति। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कई बार बहुत चौंकाती है। आपको याद होगा, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 2 वरिष्ठ नेता टिकट काटने से क्षुब्ध हो गए, जिन पर 75 पार का एक फैक्टर कह लीजिए वो प्रभावी हो गया और विनय सहस्त्रबुद्धे जी को आकर ये कहना पड़ा कि क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि ये नियम कब से लागू हुआ, क्या हो गया, कैसे हो गया और हम लोग क्या हो गए, हमारी फिटनेस को क्या हो गया, जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं। जीतने का एलिमेंट हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन बीजेपी ने जो तय कर लिया था वो तय कर लिया था और माना यही गया। आमतौर पर ऐसे फैसले होते हैं तो ये माना जाता है कि ये स्टेट लीडरशिप की नाखुशी है जिसको केंद्रीय नेतृत्व के माथे पर मढ़ दिया गया। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता। बीजेपी में ये माना जाता है कि ऐसा कोई फैसला हुआ है और अगर कहीं कोई ऐसी बात हुई है तो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व उस पर एक नोटिस लेता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने संसदीय बोर्ड की बैठक में सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई है और उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आपको ऐसे कई सांसदों के पुत्रों को, जो पुत्र पुत्रियों को टिकट नहीं मिला है, उसके लिए आप मुझे जिम्मेदार ठहरा दे सकते हैं, लेकिन हम वंशवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, आदर्श से भरी है, लेकिन राजनीति को लेकर हम सब इतने संशय से भरे रहते हैं कि हम हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई राजनीति देखते हैं। तो जाहिर तौर पर आप इसमें भी राजनीति देखेंगे कि क्या साहब इसमें फैसला है, ऐसा निर्णय क्यों कर लिया गया है। निश्चित तौर पर इसके पॉलिटिकल कुछ ना कुछ प्रभावों से इनकार नहीं कर सकते। जैसे कांग्रेस पर बीजेपी प्रहार करने का मौका उसका या उसकी जो शैली है उस पर कहीं असर पड़ता है या वो कमज़ोर होती है अगर इस तरह का कोई फैसला बीजेपी में प्रभावी नहीं होता। आप जैसे ही कहते हैं कि कांग्रेस तो वंश परंपरा की पार्टी है, वही चले आ रहे हैं, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद राहुल जी, प्रियंका जी और बाद में और जी, तो ये जब आप कहते हैं तो आप के यहाँ भी तुरंत पकड़े जाएंगे आपकी साहब, आपके सांसद जी के पुत्र ये जी, फला जी के पुत्र वो जी, ये जी वो जी, इसी में कहानी उलझ जाती। तो बीजेपी का एक बड़ा कारण तो ये है, और दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि जो उसके कार्यकर्ताओं की एक मजबूत फौज है उसको संतुष्ट करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। और ऐसे में क्योंकि आप उनको विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में 230 हैं, छत्तीसगढ़ में 90 हैं और इसी तरह अलग अलग राज्यों में उनकी संख्या निश्चित है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि उन तमाम सीटों को आप अपने कार्यकर्ता से भर सकते हैं। लेकिन आप जब किसी बड़े नेता के पुत्र को टिकट नहीं देते हैं तो एक बड़ा मैसेज चला जाता है और कार्यकर्ता कम से कम ये सोचता नहीं हमारी पार्टी में बड़ा आदर्श है, ये नहीं है, देखो साहब उनके इतने बड़े नेता के पुत्र को भी मना कर दिया। लेकिन ऐसा करके बीजेपी ने एक बड़ा दबाव भी लिया है और सवाल आगे ये भी उठेगा, हालांकि अभी इसका प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है, संसदीय बोर्ड की बैठक की बात है कि सांसदों के पुत्रों को, अभी उन्होंने ये नहीं कहा विधायकों या पार्षदों या तमाम बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के लिए ये प्रभावकारी है, लेकिन फिर भी अब इसकी चर्चा शुरू होगी और इस समय बीजेपी के हर नेता का पुत्र या पुत्री ये दबाव की आंच महसूस कर रहा है कि क्या वो इस दायरे में नहीं आएगा। भले ही वो पार्टी का सदस्य है, लगातार काम कर रहा है, कोई ना कोई इसमें पार्टी को कोई पैरामीटर तो सेट करना पड़ेगा कि 10 साल काम करने के बाद, किसी महत्वपूर्ण पद पर रहने के बाद, अपनी योग्यता को प्रमाणित करने के बाद उसको टिकट मिलेगा। क्योंकि अगर आप न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत को देखें तो आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि नेता पुत्र होना एक बहुत भारी अयोग्यता है और इसके चलते टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं सुशील शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है उनका। संजय यादव जी हैं, कांग्रेस के मुखर विधायक हैं, महाकौशल से खुलकर अपनी बात कहते हैं, उनका बहुत स्वागत है। और बीजेपी के साथी जो हैं वो भी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे उसी समय उनका परिचय हम कराएंगे। सबसे पहले सुशील जी एक टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए शरद जी, अगर आप बीजेपी में भी परिवारवाद की बात करेंगे, वंशवाद की बात करेंगे, तो अगर मोदी युग के पहले की बात देखेंगे तो ये वंशवादी परंपरा लगातार जो है पुष्पित और पल्लवित हो रही थी। मोदी युग के आने के बाद जरूर इस पर विराम लगा है, हालांकि अभी भी बहुत काम करना उस पर बाकी है। पर यह है कि अगर 100% वंशवाद की राजनीति के कारण उनके पुत्र या परिवार के लोग आ रहे थे, तो उस पर 50% तक मुझे लगता है कि ब्रेक लगाने में बीजेपी कामयाब हुई है। और दरअसल इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि देखिए बीजेपी हमेशा हमलावर कांग्रेस पे वंशवाद को लेकर होती है और भारत की राजनीति का ये दुर्भाग्य कह लीजिए कि बहुत सारे राज्य स्तर के जो दल हैं वहाँ पर भी परिवारवाद की परंपरा के अनुसार ही जो है मुख्य कुर्सी जो है उनके परिवार के लोग ही संभालते। तो ये जब बीजेपी जब सामने वाले पर हमलावर होती है तो वो आप कहते हैं ना कि एक उंगली आप करते हैं, 3 उंगली आपकी तरफ होती है, तो ये 3 उंगलियों को धीरे धीरे कम करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि आगे जाके बीजेपी को एक इस पर साफ पॉलिसी मैटर जैसा कुछ मुद्दा बना के आना पड़ेगा, क्योंकि नेता पुत्र होने की वजह से इसको अयोग्यता माना जाए ये भी उचित नहीं है। क्योंकि जबकि लोकतंत्र में सबके लिए समान अवसर हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, क्रिकेटर का बेटा कई बार अपने पिता से प्रभावित होकर क्रिकेट को चुनता है, फिल्म अभिनेता का बेटा फिल्म अभिनेता, पत्रकार का बेटा भी कई बार पत्रकार हो जाता है। तो इन सब को वंशवादी दृष्टि और वंशवादी सोच से जोड़कर इसकी निंदा आलोचना करना बीजेपी के लिए आगे आप कितना अनुकूल देखते हैं इसको? नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि पुत्र यदि योग्य है, परिवार का कोई भी व्यक्ति योग्य है, तो वो आखिर राजनीति के मुख्य धारा की राजनीति में शामिल क्यों नहीं सकता। लेकिन एक बात इसमें यह भी समझना होगी कि जब आप नेता पुत्र की राजनीति की बात करते हैं तो पुत्र होने के नाते राजनीति के अतिरिक्त लाभ से शुरू करता है। वो एक पूरे जो है पूरे समग्र रूप से उसकी
पूरी टीम के साथ जो है या पिताजी की दी हुई विरासत के साथ जब आगे बढ़ता है तो अतिरिक्त लाभ लेता है। स्पष्ट और साफ सुथरा प्रतिस्पर्धा इसमें देखने को नहीं मिलती है। मुझे लगता है यही बात कार्यकर्ताओं को खटकती थी और ये बीजेपी ने इस बात को पहचाना। यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, यदि दरी उठाने से ही नेता पुत्र का कार्यकर्ता काम करे तो वो देखने को नहीं मिलता है। चलिए, हमारे साथ आशीष शर्मा जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं। बहुत स्वागत करता हूं आशीष जी। और इसी के साथ पहले संजय यादव जी की एक प्रतिक्रिया लेकर फिर मुकम्मल जवाब के लिए मैं आशीष शर्मा जी की तरफ आऊँगा। जी देखिए, आज तो विषय वैसे आशीष का ज़्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा विचारों की तो बात करती है लेकिन प्रचार ज़्यादा करती है। हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और। इसमें स्पष्ट कहीं नहीं है कि क्या सिर्फ सांसदों के लड़के को नहीं देंगे। अगर आप विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं तो आपके बच्चे को देंगे। वो परिवारवाद में क्या सिर्फ बेटा लागू होता? क्योंकि जिसका वंश ना हो तो वो वंश बात की परिभाषा शायद न जानते हैं। निश्चित रूप से फिर और पदों में लागू नहीं होंगे क्या? अभी बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री जी के बेटे। अगर आप सिर्फ टिकटों में की बात करते हैं तो और अन्य चीज़ों में भी होना चाहिए। जहाँ सरकार बनाना थी तो सिंधिया जी को क्यों ले लिया भैया आपने? क्योंकि वो भी तो वंशवाद की बेल है। चाहे उनकी भारतीय जनता पार्टी की दादी रही हो, चाहे उनकी बुआ भी मंत्री हो मध्य प्रदेश सरकार में, चाहे एक बुआ राजस्थान में मुख्यमंत्री रही हो, ऐसे ढेर हो। और अभी उदाहरण सबसे बड़ा पंकज सिंह को क्यों टिकट दिया? राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, उनके पिताजी तो गृह मंत्री हैं। तो देख, बोलना कुछ और है, करना कुछ और है। हजार इनके पास तो लिस्ट इतनी लंबी है कि कांग्रेस से बड़ी लिस्ट है। आज चाहे मेनका गांधी हो या उनके पुत्र वरुण गांधी हो, अगर गांधी फैमिली की बात करते हो, जो राहुल गांधी है वही वरुण गांधी है। फिर आपने क्यों वरुण गांधी को टिकट दी? वरुण गांधी सांसद भारतीय जनता पार्टी से। फिर मेनका गांधी को क्यों दी? पंकजा मुंडे को क्यों दी? अपने प्रमोद महाजन जी के यहाँ क्यों दिया? इनके यहाँ वंशवाद की लंबी फहरिस्त है। हमारे यहाँ तो आप एक परिवार का आरोप लगा सकते, लेकिन वो परिवार न अभी केंद्रीय मंत्री बने न प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के हालात बस परिस्थितियों बस प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि इंदिरा जी की मृत्यु के बाद ऐसा लग रहा था लोगों को वो तो राजनीति में आना भी नहीं चाह रहे थे। और फिर 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को क्यों बनाया? ये तो सिर्फ बातें कुछ करते हैं, काम कुछ करते हैं। इनका तरीका दूसरा है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष से, किसी सांसद से व्यक्ति विशेष को निपटाना होगा तो मोदी जी इस तरह की बात कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इसमें सच्चाई कितनी है और ये ज़मीन पे उतरते नहीं दिखेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेता जिनको पहले कह रहे थे 70 के पार टिकट नहीं देंगे, अब मैंने सुना है कि वो इसलिए बदल रहे हैं कि शायद अगले चुनाव के बाद मोदी जी 70+ हो जाएंगे, तो शायद वो भी मुद्दा वो ख़त्म कर रहे हैं कि नहीं। अब मैंने कई विधायकों से पूछा कि दादा आप अगली बार तो आ नहीं पाओगे, तो कहते नहीं वो ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी 72 के हो गए। तो साहब, कांग्रेस का कहना है आशीष जी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और लंबी फहरिस्त भी गिना रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं संजय जी कि ये लोग हैं। क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, जो अंदर खाने की खबर है कि उन्होंने कहा आप मुझे जवाब दे मानिए, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे अगर मगर भी नज़र आ रहे हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा होगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक नए तरह की पद्धतियों का विकास हुआ है। हमारा संगठन पहले से अधिक युवा हुआ है। अभी हमने बूथ विस्तारक अभियान में बूथ समितियां बनाई हैं, बूथ अध्यक्ष बनाया है, आजीवन सहयोग निधि का काम सब दूर चल रहा है। ये हम पहले भी एकत्रित करते थे, लेकिन धीरे धीरे पार्टी को नई परिस्थितियां, नए समय के हिसाब से ढालना, ये संगठन की जिम्मेदारी होती है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता भी हैं, इसलिए उन्होंने जो कहा है वो हम सब के लिए मानने योग्य है ही। जहाँ तक बात है परिवारवाद की, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बच्चे अपने जन्म काल से अपने पिता, माता और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच राजनीति की पाठशाला का क ख घ सीखते हैं, वो अपने विधायक पिता को, सांसद पिता को या जनप्रतिनिधि के रूप में किसी भी भूमिका को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, पार्टी के विचारों को सुनते हैं, पार्टी के नेताओं से उनका मेल मिलाप होता है। एक अगर निर्धारित पद्धति के तहत चलते हुए वो उन सब कामों को करें जिसके तहत एक कार्यकर्ता करता है और कार्यकर्ता के रूप में एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, उस सामान्य कार्यकर्ता की तरह यदि वो नेताओं के पुत्र पुत्री, उनके परिजन भी किसी पार्टी में काम करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि कोई बहुत बड़े नेता के परिवार से है, उसका परिजन है,
इस कारण उसे अन्य कार्यकर्ताओं से अलग करके, अन्य कार्यकर्ताओं से बड़ा समझ के और टिकट या चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए, तो मैं इसे उचित नहीं मानता। भाजपा में ऐसा कभी पहले हुआ भी नहीं है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश सबको दिया है, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का परिवार इतना समृद्ध और इतना बड़ा इसीलिए हो पाया क्योंकि यहाँ आम कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पदों तक पहुँच सकता है। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी हों, जेपी नड्डा जी हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों, ये इसके उदाहरण हैं। मान्यवर वीडी शर्मा जी हों, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद के साथ इतने लंबे समय से काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए आपका जीवन भर का काम, समर्पण पार्टी के प्रति और एक कार्यकर्ता के रूप में आपके काम का आकलन करते हुए पार्टी अगर आपको कोई जिम्मेदारी दे तो मैं उसे उचित मानता हूँ। लेकिन किसी वरिष्ठ, किसी नेता के परिवार के होने के कारण आपको कोई जिम्मेदारी मिले तो वो मेरे ख्याल से संगठन के उन कार्यकर्ताओं का एक तरह से उनको दुख होगा कि आज हमारे ऊपर कोई आदमी आकर और इस तरह से दायित्व और पद को प्राप्त कर ले गया। इसलिए मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बहुत समकालीन है, बहुत उचित है और भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने जो कहा है वो हम सबके लिए करणीय भी है। आशीष जी ने जो कहा उसमें एक कार्यकर्ता का भाव साफ तौर पर झलका है और उन्होंने बहुत स्पष्ट होकर बिना लाग लपेट के ये कहा है कि एक परंपरा से अगर आता है कार्यकर्ता, वो किसी भी नेता का पुत्र हो, पहले वो कार्यकर्ता है और जो एक आम कार्यकर्ता जिन सीढ़ियों पर कदम रखकर कदम दर कदम ऊपर बढ़ता है, अगर वो वैसे बढ़ता है तो किसी को आपत्ति नहीं होती है। लेकिन सिर्फ वरिष्ठ नेता के पुत्र के नाते पहली बार में ही बिना किसी सीढ़ी पर कदम रखे सीधे विधानसभा के दरवाजे पर वो खड़ा हो जाए, लोकसभा के दरवाजे पर खड़ा हो जाए तो प्रश्न उठते हैं। सुशील जी, जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो वो ये जानते हैं कि ये सब प्रश्न आगे जाकर मूल्य मर्यादा के खड़े होंगे और बड़े प्रश्न खड़े होंगे, क्योंकि ये वही पार्टी है जिसने लाल कृष्ण आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी या तमाम ऐसे बड़े नेता मध्य प्रदेश में, आप बात करें बाबूलाल गौर जी की, सरताज सिंह जी की, तो ये बड़ी बड़ी गरिमा के साथ सुमित्रा महाजन जी की बात आप नहीं भूल सकते, लोकसभा अध्यक्ष, सक्रिय हर दृष्टि से, लेकिन वो पैमाने लागू हुए और उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। मन में होती है बात है, बस सुमित्रा जी ने भी कहा कि भाई आपको संकोच लग रहा हो तो स्पष्ट बता दो कि 7 बार या 6-8 बार बहुत हो चुका, आप चलिए, आप अपना मार्गदर्शन दीजिए। तो मोदी जी ने भी एक इसका जोखिम उठाया है क्योंकि ये सवाल से वो भी रूबरू होंगे। तो आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी में एक गहरा चिंतन है और हमें नहीं भूलना चाहिए कि अभी अभी प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई है 13 और 14 मार्च को, 12-13 मार्च को अहमदाबाद में, गुजरात में। और जब प्रतिनिधि सभा की बैठक होती तो बड़ी गरिमा से कुछ इशारे संघ की शैली में कर दिए जाते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के विचारण के लिए उचित होगा। बाकी ये हमारा विषय नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, तय उनको करना है, नैतिक मानदंडों के अनुरूप ऐसा करना उचित होगा। इतना संकेत काफ़ी होता है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये कहीं ना कहीं जो है वहाँ से मिली हुई लाइन भी हो सकती है। लेकिन अगर आप देखें इसमें एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण मुझे नज़र आती है कि 5 राज्यों के चुनाव निपट चुके हैं और चूंकि सबसे ज़्यादा सांसद बीजेपी के यूपी से ही थे तो स्वाभाविक है कि उनके परिवार या टिकट भी कटे होंगे। लेकिन अभी तक ये था कि पार्टी की लाइन है पार्टी में, और ये एक दूसरे का टिकट कटवाने में आरोप भी लगते थे कि इसने हमारा कर, तो ये प्रधानमंत्री ने ये सारे प्रहार जो है अपने ऊपर ले लिए। ये मुझे लगता है कि सारी जो अगर थोड़ी बहुत भी गुटबाजी, असंतोष एक दूसरे के प्रति होगा तो उस असंतोष को समाप्त कर दिया कि जो भी टिकट कटे हैं वो मेरे कारण कटे हैं। तो ये एक बड़ी लाइन जो है प्रधानमंत्री ने जो है, मुझे लगता है बीजेपी की जो अंदरूनी कलह या इसको लेकर आगे चल के किसी भी तरीके के कोई विरोध वगैरह हो इंटरनल, तो उसमें अब जो है केंद्र में चूंकि मोदी जी रहेंगे तो वो सब चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कोई किसी पर निशाना साध भी रहा होगा तो प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के बाद उस पर विराम लग जाएगा। ये बहुत बड़ा संदेश जो है प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को दिया है। और भविष्य के लिए भी जो है एक चेतावनी, इन्हीं शब्दों के साथ भविष्य के लिए भी चेतावनी इन्हीं सांसदों, पूरे देश के बीजेपी के सांसदों को भी दे दी। और ये सांसदों से नीचे विधायकों तक भी बात जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कहना कि जो टिकट कटे वो मेरे कारण कटे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बीजेपी के सारे नेताओं के लिए बहुत बड़ा संदेश भी है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक उस रणनीति का भी एक हिस्सा हो। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट भी बन जाता है, क्योंकि ये बात उस व्यक्ति की तरफ से आई है
जो बहुत बड़ी हैसियत रखता है और इस समय तो बीजेपी का निर्विवाद नायक है ही और देश के प्रधानमंत्री तो वो हैं ही, लेकिन पार्टी का एक ऐसा चेहरा है जो राज्यों में भी गहरा असर छोड़ते हैं। संजय जी, मैं जानता हूं कि विचार की दृष्टि से आप इससे असहमति दर्शाएंगे, लेकिन आप माने या ना माने, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी एक थिंकिंग मोड की पार्टी है। वो सोचती रहती है और सोचती उस समय भी है जब उसका बहुत कमज़ोर समय होता है। आप 84 के बाद के समय को देखें, 84 से 90 के बीच के 6 साल में इस पार्टी ने एक बड़ा अंतर पैदा किया पूरे देश में। रथ यात्रा पर निकले आडवाणी, प्रमोद महाजन जी ने नए नारे गढ़कर पार्टी को एक आक्रामक पहचान और धार दी। 2-3 सत्ता में आने के बाद भी असफल अटेम्प्ट हुए। 13 दिन की सरकार बनी, फिर चंद महीनों की सरकार बनी और फिर 6 साल की सरकार बनी। लेकिन बीजेपी फैसले लेने से पीछे नहीं हटी। कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में चुटकियों में किनारे कर दिए जाते हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके बिना भारतीय जनता पार्टी की कल्पना, मध्य प्रदेश में ही आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। आपके यहाँ मैं ये नहीं कहता, आप भिन्न विचार की पार्टी हैं, आपकी शैली अलग है, इसलिए मैं फिर तुलना नहीं करूँगा। लेकिन निर्णय लेने की जो गति भारतीय जनता पार्टी में है वो आपके यहाँ बहुत सारे लोकतांत्रिकरण में कहीं उलझकर तो रह जाती है। देखिए, पहली बात तो हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री रहे वो संगठन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते। यहाँ तो ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी का। अगर ये निर्णय है तो पार्टी का निर्णय होना चाहिए, व्यक्ति विशेष का निर्णय नहीं होना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री, देश की भी बात करना चाहिए, युवाओं को रोजगार देने की बात करना चाहिए। लेकिन ये निर्णय लेंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में मतलब आकाश विजय वर्गीय की टिकट कटना तय है, भार्गव जी के लड़के को टिकट मिलना नहीं है, अशोक रोहानी जी को टिकट नहीं मिलना है। तो जितने लोगों ने परिवारवाद में आ रहे, अब उसमें सिंधिया जी और इसमें क्या फैसला लेते हैं मोदी जी, क्योंकि अब मोदी जी फैसला ले रहे हैं तो मोदी जी लेंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोल नहीं सकते। इस बात में भी मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि ऐसे जो BCCI का बड़ा पद होता है, अमित शाह को लड़के को हटाने की हिम्मत है क्या मोदी जी को? ये बात आशीष को पूरी करना चाहिए, क्योंकि आशीष तो सहमत नहीं मोदी को राजनीतिक पद मानते हैं। आशीष तो सहमत नहीं। प्रधानमंत्री जी इसके अलावा भी बहुत सारी बात करते हैं। मन की बात सुना कीजिए आप भी। वो तो अपने मन में प्रधानमंत्री मन में ही करते हैं। वो तो पूरे देशवासियों को सुनाते हैं। वो तो अपने मन में ही करते हैं। मन की बात उनके मन में क्या रहता है, वो विकास और इन सब चीजों पर चर्चा करते हैं। विकास तो कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा आज की डेट में, क्योंकि विकास भारतीय जनता पार्टी जानती नहीं क्या होता है। और कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। विकास तो कोई जानता, हमारा ऐसा मानना है। भाई आप तो RSS के उससे चलते हैं ना जी। हमारा भाजपा का निर्णय नहीं होता कभी। हमारा मात्र संगठन है, RSS का निर्णय होता है। RSS कभी कोई तो RSS स्वीकार करने का हम भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करे कि हम RSS से स्वीकार करने में क्या क्यों? आपने कई बार इस तरह की दोहरी सदस्यता के मामले उठाए। आशीष जी, मैं संजय जी, क्या आप इस निर्णय से असहमत हैं कि नेता पुत्रों को या पुत्रियों को या तमाम लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए? आप मानते हैं कि वो उनका एक स्वाभाविक उनके ऊपर एक नैसर्गिक जो नियम है वो लागू होना चाहिए, जैसे बाकी कार्यकर्ता हैं, चाहे पहली बार ही वो उतरे, भले ही उसको इसका लाभ मिल जाए लेकिन उसको मिलना चाहिए टिकट? देखिए, ये पहले लागू हो भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में हो ही जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में इसलिए कि हम लोगों के कोई है ही नहीं जो नेता पुत्र बचे। भाजपा लागू कर ले, सबसे पहले टॉप टू बॉटम आना पड़ेगा, इन्हें कोई दिक्कत नहीं, इन्हें टॉप टू बॉटम आना पड़ेगा। लागू कर ले, कांग्रेस तैयार नहीं है। भाजपा लागू कर दे आशीष, हम निर्णय बिल्कुल तैयार हैं। हम मतलब बीजेपी को अब इतना फॉलो कर रहे हैं आपकी मंदिर परिक्रमा, जनेऊ, तमाम चीजें तो है फॉलो कर ले हैं। सब जानते हैं कि जब मेला भराता है तब ये दुकान लेके पहुंचते हैं। और बीजेपी से थोड़ी ना सीखेंगे, बीजेपी वालों से तो हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का इतना अंश भी अगर आपके अंदर आ जाएगा, भाजपा, तो आप कांग्रेस का पूरा चरित्र और भाजपा आपदा में अवसर ढूंढती है। सबसे बड़ी बात भाजपा की हम आपदा में सेवा ढूंढते हैं, मतलब आपदा में सेवा ढूंढते हैं। अरे थैला हमारा ऐसा मानना है, 200 रुपए का थैला दे रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है। अवसर नहीं है क्या? देखिए, हमारा ऐसा मानना है, हम व्यक्ति आधारित संगठन नहीं है, हम विचारधारा आधारित संगठन है। व्यक्ति पतनशील हो सकता है, व्यक्ति बुरा हो सकता है, विचारधारा खराब नहीं होती, इसलिए हम इतने राज्यों में पहुंच गए। और आप गांधी परिवार से दूर नहीं हो पाए, गांधी परिवार के हाथ से नेतृत्व नहीं निकाल पाए, इसलिए आपकी हालत खराब हो गई। आप कितनी बार आजमाओगे? एक बंदूक निशाना लगाने में 10 बार चूक गई, लेकिन आप उस बंदूक को छोड़ ही नहीं रहे। 70 प्लस काटोगे टिकट,
इस बात का जवाब दूं। देखिए, टिकट देना नहीं देना मेरे संगठन का काम हाँ, है। तो आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते नहीं, ये कि इसको टिकट भाजपा में मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। भाई आपकी पार्टी में किसको टिकट मिलेगा ये कमलनाथ और राहुल गांधी तय करेंगे, लेकिन मेरी पार्टी में पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव कमेटी तय करेगी कि किस कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना करती। मोदी जी का आदेश का पालन करोगे? आपकी और मेरी पार्टी में यही अंतर है। मेरे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है, मेरे यहाँ सामूहिक निर्णय होता है। आप क्या चलिए single चलिए window से चलिए निर्णय चलिए होता है? मैं सुशील जी कंक्लूडिंग रिमार्क के लिए आपकी तरफ चलूंगा। हम सबके जहन में ये सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसके पीछे राजनीतिक विकलन, आकलन, समायोजन ये सब भी हो सकता है, और एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी पार्टी का हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वाकांक्षी वर्ग नेताओं का भी है, और उससे बड़ा, बहुत बड़ा समुद्र की तरह उमड़ा हुआ हुजूम करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं का है। तो बीजेपी को इस समय दोनों पर निगाह रखनी है, और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि ये कार्यकर्ता ही हैं जो मैदान में जब उतरते हैं तो बीजेपी के लिए एक परिवर्तन करते हैं। क्या आपको लगता है कि आम जनता के भीतर भी एक अच्छा मैसेज इससे जाएगा, ये निर्णय, अगर बीजेपी इस तरह के नीतिगत फैसले करती है? क्योंकि राजनेताओं को लेकर कई तरह की बातें, कई तरह की चीज़ें जनता के मन में भी होती है, तो यहाँ भी क्या आपको लगता है कि ये फैसला एक तरह से जनता के मन का भी फैसला हो सकता है साबित? नहीं, बिल्कुल शरद जी, ये जो लोक लुभावन जो फैसला मैं कहूँगा कि ये वही फैसला है। देखिए, कार्यकर्ता को सबसे ज़्यादा उपेक्षित तभी महसूस करता है जब इस तरीके से वंशवाद से जो है सीधी सीढ़ी चढ़ के नेता पुत्र जो है जनप्रतिनिधि बन जाते हैं, और यही मैसेज जो है अब आम आदमी में भी है। तो ये प्रधानमंत्री और उनकी टीम इस चीज़ को समझ रही है, पकड़ रही है, तभी इस बात का ऐलान किया जा रहा है। आप देखिए 2019 के भी मध्य प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो कितने पुत्रों को जो है नेता पुत्रों ने कोशिश की थी अपने पुत्रों को टिकट दिलाने, नहीं हुआ। आप केवल खंडवा का ही उदाहरण देख लीजिए। खंडवा में जब दिवंगत हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद, तो उनके पुत्र भी दावेदार थे, लेकिन बीजेपी एक अलग लाइन खींच के अपनी लाइन बड़ी करना चाहती है। अभी तो कांग्रेस को तय करना है कि वो किस तरफ जाए। हालांकि अगर ये कांग्रेस बीजेपी को कॉपी करेगी तो भी एक मुझे लगता है कि कांग्रेस पे वही आरोप लगेगा, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। अगर स्टैंड क्लियर नहीं होगा तो फिर इस कांग्रेस को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। यही राजनीति के वो दांव-पेंच भी हैं जिनको बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है, और जैसा हमने आपसे पहले कहा कि वंशवाद का मुद्दा जब वो कांग्रेस को लेकर उठाती है तो उसे अपना दामन जितना वो पाक साफ रख सकती है, राजनीति में जितना आप कहते हैं कि अफोर्ड कर सकती है बीजेपी, उतना तो उसको करना ही पड़ेगा। नहीं तो कांग्रेस पर आरोप लगाने का या कांग्रेस को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का अधिकार वंशवाद के मसले को लेकर वो खो देगी। निश्चित तौर पर यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा फैसला है, और इसके बहुत परिणाम भी होंगे, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी में शीर्ष नेतृत्व को लेकर द्वंद्व की स्थिति बनती है, हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े नेता जो डिप्टी सीएम थे वो हारे, या फिर आप बात करें उत्तराखंड में तो वहाँ मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके धामी साहब, पुष्कर धामी साहब को भी हार का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी इस चीज़ को समझ रही है कि बड़े नेताओं को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी में एक खींचतान मची है, और इसके बीच में कुछ सैद्धांतिक और बड़े निर्णय करने की तरफ उसे हर स्थिति में बढ़ना होगा। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा कि वोट खींचने वाले नेता, परफॉर्मेंस में अव्वल नंबर रहने वाले वरिष्ठ नेता, कहीं वो इसके दायरे में ना आए, क्योंकि कई बार जब आप न्यायप्रियता का तराजू उठाते हैं तो इस न्यायप्रियता के प्रदर्शन में कई बार आप कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिसमें न्यायप्रिय लोगों को ही कीमत चुकानी पड़ती है, और अगर ऐसा होगा तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेगा। तो देखते हैं आगे किस तरह बीजेपी आगे बढ़ती है। बहुत शुक्रिया संजय जी, धन्यवाद सुशील जी, और धन्यवाद आशीष जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, एड समेटा का सच। नमस्कार।